अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच यूट्यूब चैनल में। और आज आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का, टेस्ट सीरीज भी हो ली और T20 भी आज आखिरी मैच है। पाकिस्तान को अभी तक जीत का मजा जो चखा नहीं है अभी, और आज आखिरी मौका है। अब उसमें सुनने में तो आ रहा है 2-3 तब्दीलियां कर रहे हैं। आमिर तो खैर बाय पोस्ट वो नहीं खेलेंगे मैच, फहद को कह रहे हैं होगा। हैदर अली को भी शायद सुनने में आया कि मौका मिले। अब लेट्स सी मौका कौन से खिलाड़ियों को मिलता है। सभी भाई कैसे मिजाज हैं आपके, और कुछ बताइए हमारे फैंस को कि आज आखिरी मैच है तो कुछ जरा दिल जो है वो संभाल के रखें। पाकिस्तान आज उनको जीत की खुशी देगा और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे कायम है। तो जी सभी भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रिजवान भाई, आज आखिरी मैच है और जिस तरह की कंडीशंस है और जिस तरह की आज की फोरकास्ट है तो ये लग रहा है कि पूरा मैच होगा और अंडर द लाइट्स होगा आज का मैच। तो चेंजेस पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड है वो तो 2-3 चेंजेस सुनने में आ रही हैं कि हैदर अली शायद खेले या वहाब रियाज, तो आमिर क्योंकि अब फिट नहीं है तो आमिर की जगह वो खेलेगा। तो ये 2 चेंजेस ही जो है कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि शुएब मलिक को बाहर बिठाना। अगर शुएब मलिक शायद खेले, मेरा ख्याल है कि अगर आज हैदर अली खेला तो वो फिर इफ्तिखार की जगह खेलेगा। अच्छा, शुएब मलिक को जो है वो मिसबा जरूर खिलाएगा इस मैच में, क्योंकि ये एक लास्ट मैच रह गया है। इफ्तिखार भी तो दोस्त है मिसबा के। नहीं, दोस्त है लेकिन अब उसको बिठाना पड़ेगा क्योंकि हैदर अली का काफी सारा प्रेशर है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इसको चांस दें, नए लड़के को चांस दें, और देना भी चाहिए। अगर आप साथ लेके गए हैं, आपने उसको पूरे 2 महीने से वहां रखा हुआ है, तो अब उसको इस मैच के अंदर आप जरूर खिलाएं, उसको ऊपर वन डाउन बैटिंग कराएं। और लेकिन शुएब मलिक का इस मैच में जो मिसबा को जितना मैं जानता हूं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि शुएब मलिक बाहर होगा। मुझे यही लग रहा है कि शायद इफ्तिखार बाहर हो जाएगा, और इफ्तिखार ने जो 2-3 ओवर करने हैं वो शायद आज हफीज से करवाएगा। लेकिन देखें, अब ये आप चले मिसबा का जो माइंडसेट है, लेकिन देखें 2 सीनियर खिलाड़ी, हफीज ने तो अपनी बर्थ दोबारा एक दफा शो की, लेकिन जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुएब मलिक ने, तो वो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर 18-20 साल से वो खेल रहे हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनका फिनिशर का रोल है तो 10 गेंदों पे वो एंड पे आके कम से कम 20 रन तो करें। अब वो उनसे नहीं हुआ तो फिर ठीक है। अब ये भी इफ्तिखार के साथ भी थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा खेल के आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो उसको चांस मिला उसने रन वहां पे किए हुए हैं। ठीक है, एक मैच में उससे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक कि एक मैच में फिर आप उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए अभी देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मिसबा का माइंडसेट है कि वो अब ये बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए कि इतने सीनियर प्लेयर को अब वो आखिरी T20 में, यस पाकिस्तान आगे अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फिर अगर कोई टीम अनाउंस करे या उसमें शायद वो बाहर हो सकता है। लेकिन इस मैच के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि शुएब मलिक बाहर होगा। इस मैच के अंदर मुझे यही लग रहा है कि अगर हैदर अली को उन्होंने चांस देना है तो फिर वो इफ्तिखार को बाहर बिठा के इफ्तिखार की जगह उसको खिलाएंगे और उसको ऊपर के नंबर के ऊपर बैटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि फैसले जो करने हैं वो हम मुश्किल करने करते हैं, चाहे वो आज करें चाहे वो 10 दिन के बाद करें। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को थोड़े मुश्किल फैसले करने हैं और नए खून को अंदर लेके आना है, नई बैटिंग को, नए बॉलर्स को अब उन्होंने पाकिस्तान ने अब खिलाना है। अब आप कितना अरसा देखें, आप याद हो ना कि जो आप सीनियर प्लेयर खिला रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर रिजल्ट इसी तरह का आना है, ठीक है, तो फिर आपको, मेरा ख्याल है कि आप नए प्लेयरों को लेके आना ही है। आज लेके आए तो अच्छी बात है, नहीं लेके आते अब आपको आगे आने वाली जो सीरीज है या अब आने वाले जो है, अब आपको नए प्लेयर के साथ जाना ही जाना है। अब आप फ्यूचर का सोचें, अब आप ये मत सोचें कि कौन कितना सीनियर है। अगर सीनियर है तो फिर हफीज की तरह अपनी प्रेजेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को वो जस्टिफाई करें। बिल्कुल सही बात है जी। अब देखें, अगर सीनियर्स को खिला के भी हम हार ही रहे हैं तो उससे तो बेहतर है आप यंगस्टर्स को मौका दें जो थोड़ा सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे के लिए खेलेंगे, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस। बॉलिंग में क्या देख रहे हैं सभी भाई? आमिर तो कह रहे हैं बाय फोर्स वो अब नहीं खेलेगा ये मैच, जो उसकी इंजरी हुई है पिछले मैच में। वहाब के चांसेस हैं, मैसिव चांसेस कि वो ये मैच खेले।
बाकी जो दो फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन और रऊफ, हारिस रऊफ, तो उसमें से आप क्या देखते हैं कि वो दोनों ठीक हैं? शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई है, अब देखिए मैं तो समझता हूँ कि उतनी 3 मैचेस उसने टेस्ट के खेले, अभी T20 भी दोनों मैचेस में वो था, तो आप उसको भी यार एक मैच में रेस्ट करवा दो, या ऊपर से वो किसी से लिखवा के आया हुआ कि भाई ये सारे मैचेस ही खेलेगा, किसी और को खिला दो एक आधा मैच। मैं वही कह रहा हूँ कि अब हौसले की बात है ना। अब अगर आपने चेंज, अब देखिए बाहर नसीम शाह बैठा हुआ है, मोहम्मद हुसनैन बैठा हुआ है। अब मोहम्मद हुसनैन की भी PSL में T20 में परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अब ये फैसला कौन करे? ठीक है, अब वो फैसला नहीं हो पा रहा कि आप शाहीन शाह को बाहर बैठा के अब हसनैन को खिलाएं या नसीम शाह को खिलाएं, तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। इस मैच में सिर्फ अगर आएगा तो वहां बंदर आएगा, वो भी क्योंकि एक्सपीरियंस है और T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इंग्लैंड भी जाके वो लास्ट 1-2 साल खेला हुआ है क्रिकेट, तो उसको एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है बस वहां भी आएगा हारिस रऊफ को। और हारिस रऊफ ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है, 4 ओवर में 34 रन दे के उसने 2 आउट किए पिछले मैच में, तो उसके साथ ही वो जाएंगे और शाहीन शाही खेलेगा। बाकी कोई मुझे मेजर चेंज नजर नहीं आ रही है। और इंग्लैंड की टीम में भी अगर आप देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की ऐसी रेपुटेशन है, उनकी मैनेजमेंट ऐसे सोचती है, कोई एक आधा प्लेयर अगर वो बाहर बैठा हुआ है तो वो उसको चांस दे सकते हैं, क्योंकि सीरीज हारने का तो उन्हें अब खौफ नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीरीज बराबर होगी, क्योंकि वो फैसले कर सकते हैं, वो फैसले करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं फैसले। तो अब इंग्लैंड की देखना है कि इंग्लैंड आया उसी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, या वो एक आधी चेंज करके किसी नए लड़के को दोबारा लेके आ सकते हैं और दोबारा उसको चांस दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कहा कि दे आर चांसेस कि अगर इफ्तिखार को बिठा के हैदर अली को लेके आते हैं अंदर टीम में शामिल करते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं? वो तो वही 5वें-6ठे नंबर पे बैटिंग करेगा, मतलब जो इफ्तिखार करता था, या कि आप इसको जरा प्रमोट करेंगे? नहीं, PSL में भी हैदर जो है वो 1 डाउन ज़ल्मी के लिए बैटिंग करता रहा, तो वो 1 डाउन हो जाएगा, 4 पे हफीज आ जाएगा, 5 पे शायद मलक आ जाएगा। अच्छा, बस यही जो है ना, बैटिंग ऑर्डर की इतनी ज्यादा लंबी एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन हैदर को अगर आप खिलाएंगे तो फिर उसको उसका नंबर देना जरूरी है। अगर आप उसको नंबर 5-6 पे लेके आएंगे तो फिर ये उसके साथ भी ज्यादती है, इससे अच्छा आप उसको ना ही खिलाएं। अगर उसको खिलाएं तो फिर उसको चांस दें, ऊपर वाले 3 नंबरों में उसको खिलाएं। ओपन भी कर सकता है, बाबर आजम 1 नंबर नीचे आ जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अगर वो खेला तो फिर वो नंबर 3 पे खेलेगा। लेकिन क्या कैप्टन है आप बाबर आजम के, क्या वो सेक्रीफाइस करेंगे अपनी जगह कि ठीक है आपको हैदर अली को ओपनर का जो है कि आप खेल लें और मैं नीचे आ जाता? नहीं, मुश्किल है। मेरा ख्याल है ओपनिंग को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो एक ही चांस हो सकता है कि वो 1 डाउन खेले, क्योंकि हफीज तो मिडिल ऑर्डर खेलता हुआ आ रहा है, नंबर 4 पे भी खेला है, नंबर 5 पे भी खेला है, तो हफीज क्योंकि सीनियर प्लेयर है वो अपनी आपको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन हैदर अली को नीचे भेजना वो फिर जस्टिफाई नहीं करेगा, उसके साथ ज्यादती होगी। अगर हैदर आज खेलता है तो उसको फिर नंबर 3 पे ही बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, हफीज 2 सीनियर खिलाड़ी हमारी टीम में, हफीज ऑलमोस्ट 40 और एक आधा साल छोटे हैं शुएब मलिक, लेकिन हफीज जैसे अभी आपने बताया उसने अपनी वर्क शो की, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से उसने जो रन्स किए हैं, ऑलमोस्ट 69 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़े अच्छे तेज जैसी टीम को जरूरत थी वैसा ही खेला और सेल्फलेस किस्म की इनिंग्स खेली है। तो अब उन्होंने तो अपना प्रूफ कर दिया, तो ये पॉइंट एस्टेब्लिश करता है कि ठीक है, हम एज के खिलाफ नहीं कि भाई जो 40 का हो गया उसको टीम से निकालो, बेशक कि जो सीनियर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा फिर उससे आपने माजरत करनी है। हफीज को आप देख रहे हैं बॉलिंग में भी कोई आज कुछ अगर करवा दें इनसे? मेरा ख्याल है कि अब ये सोचा होगा जरूर टीम मैनेजमेंट ने भी, कप्तान ने भी, और डिस्कशन आपस में हुई होगी कि उस स्टेज के ऊपर जहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, तो अगर आप इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो आप दूसरे एंड पे भी इसको लेके आ सकते थे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 2 ऑफ स्पिनर एक साथ बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हफीज का जो बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है वो इमेंस है, वो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस कर चुका हुआ है। और फिर ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये भूल गई है कि हफीज ने 1-2 दफा जो है वो मॉर्गन को आउट किया हुआ है, और हफीज जो है वो काफी समझदार बॉलर है, वो ऐसा बॉलर नहीं है, तो उसको फिर यूटिलाइज करना चाहिए। फिर देखें, एक चीज जो मैं एज ए कोच हमेशा ये नोट करता हूँ और मैं उसके ऊपर काम भी करता हूँ कि जिस प्लेयर का डे होता है, अगर बैटिंग में वो कर गया हुआ है तो फिर बॉलिंग में भी उसका क्या पता वो डे होता है, वो आपको 1-2 विकेटें लेके दे सकता था। बिल्कुल सही बात है। मॉर्गन की आपने बात की, और मॉर्गन तो किसी और ही लग रहे हैं, किसी लीग में खेल रहे हैं, और जो उन्होंने इनिंग्स खेली है वो आप सबके सामने आपने भी देखा।
मैच वो पाकिस्तान की गिरफ्त से निकाल के ले गए। उनकी जो पार्टनरशिप लगी है मलान के साथ, 5 ओवरों में तकरीबन 75 बना दिया, वहीं से मैच ऑलमोस्ट। और सभी भाई एंड में तकरीबन 5 ओवरों में 35 था, तो वो स्लो डाउन हो गए क्योंकि अब तो 35 रह गया। मॉर्गन को कैसे रोके? अब वो जिस तरह का बैट्समैन है, जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, तो आप कोच की नज़र से बताइए कि जो नाजरीन है जो कि क्या उनको बेस्ट लेंथ क्या है। वो तो ऐसे लगता है जिस तरह उसने उसको छक्का मारा है, इफ्तिखार को क्रीज में खड़े होकर पीछे होकर स्टेट पे छक्का मारा है, कमाल की। लेग साइड पे हर तरफ कहाँ कर रहे हैं, वो तो लेफ्टी एबी डिविलियर्स बन गया है यार रिजवान। ये देखें, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हाँ ठीक है, विकेट टू विकेट गुड लेंथ, जो लेंथ बॉल है, दुनिया का कोई प्लेयर जो है वो उसके ऊपर हिटे नहीं मार सकता है। अगर वो गुड लेंथ पे बॉल गिरा हुआ है और विकेट टू विकेट बॉल है, वो 10 दफा सोचेगा इसको बड़ी हिट मारने के लिए। ठीक है, T20 में आप ट्राई करते हैं, आप रिस्क भी लेते हैं, लेकिन अगर आप बॉल ही उसके स्ट्रांग एरिया पे करेंगे, लेकिन इसमें बॉलिंग का भी कसूर है ना कि उसको ऐसी जगह पे बॉलिंग दी है। आप देखे शादाब ने उसको अच्छी बॉल की है 2-3, वो वहां पे फंसा है। फिर जिसने भी उसको विकेट टू विकेट बॉल किया है, अच्छी लेंथ वाला किया है, तो उसको हिट नहीं मार सका है। उसने जो 1-2 बना के भी मारी है, वो अच्छी बॉल को मारी है हिट, लेकिन वो भी बीच में गिरी है। अगर आप नोट करें तो वहां पे फील्डर ही नहीं था। तो ये चीज है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ बॉलर को जो कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल पे देखने की जरूरत है कि आपने उसको, और लेंथ, अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल और विकेटों के अंदर जाता हुआ बॉल खेलना और उसको हिट मारना इतना आसान नहीं है। आप बेस्टो का देख लें, 2-3 दफा उसने, क्योंकि मिड ऑफ ऊपर था, उसने ऊपर से मारी है, पूरी हिट नहीं लगी है, लेकिन वो क्योंकि वो चाह रहा था कि इससे क्रॉस ही कर जाए, तो वो क्रॉस कर गई थी। तो इसलिए लाइन और लेंथ जो है, लाइन कौन सी है, विकेट टू विकेट है, और लेंथ कौन सी है जिसपे ना कट लगे, ना पुल लगे, ना ड्राइव लगे, जिसे कहते हैं कि गुड लेंथ। अगर आप वहां पे बॉलिंग करेंगे, विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे, तो आपको इतनी आसानी के साथ हिट नहीं लग सकती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ पाकिस्तान दे विन द टॉस, व्हाट दे शुड बी डूइंग? मेरा ख्याल है कि अगर तो अच्छी कंडीशंस है तो पाकिस्तान को आज पहले ही बैटिंग करनी चाहिए। सही है, ठीक है, क्योंकि अगर ठीक है आप 195 चेज कर गए हैं, अगर मॉर्गन वहां पे वो अंपायर आउट दे देता तो वो था, लेकिन चेज में अगर आप 195 या 180 प्लस, अगर आपको 9-10 की एवरेज मेंटेन करनी है तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वो उनकी प्लानिंग अच्छी है, वो प्लान करके खेल रहे हैं, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे। ठीक है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। आप वो चांसेस भी दे रहे थे, बेस्टो भी चांस दे रहा था, मॉर्गन ने भी चांस लिया। ठीक है, तो वहीं पे आप, तो अगर आप पहले बॉलिंग करेंगे, फिर आपको जब चेज करना है, तो पाकिस्तान की बैटिंग में उस तरह मुझे नहीं लग रहा है कि ये चेज के लिए इतना कंफर्टेबल होंगे। तो पाकिस्तान को जो है वो पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है जी, और इस उम्मीद के साथ कि सीरीज का आखिरी मैच और अपना पहला मैच पाकिस्तान आज जीते, और ताकि सीरीज का इख्तिताम कुछ तो पॉजिटिव नोट पे हो, और फिर हम कल की वीडियो में ऑब्वियसली मैच पे भी डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा जो भी सीरीज में खोया या जो पाया उसका भी हम ज़ाहिर जिक्र करेंगे। सवाल आपसे पूछा था कल, स्टंप्स और विकेट्स में क्या डिफरेंस है, तो बताइए कोच साहब क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज दिया, तो आज क्योंकि फिर 70, 80, 90 नाम लेना जरा मुश्किल था, लेकिन सब ने उसका जवाब ऑलमोस्ट बिल्कुल करेक्ट दिया, सिवाय 1-2 के, लेकिन उन्होंने भी अटेम्प्ट जरूर किया। तो ये बड़ा सिंपल है कि जो अगर 3 स्टंप्स हैं, तो अगर 3 विकेटें हैं तो ये स्टंप्स है, अगर इसके ऊपर बेज रख दी जाए तो ये विकेट बन जाती है। ठीक है, ये सिंपल है, और ये लॉ भी है, लॉ 6 है मेरा ख्याल है, द विकेट्स जो 42 हमारे क्रिकेट के लॉज हैं, उसके अंदर भी इसका इसका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल लिखी हुई है। तो ये अगर अलग-अलग विकेटें हैं तो ये स्टंप्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर बेज रख दी जाए तो ये विकेट कहलाती है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, और कल नया सवाल आपसे फिर पूछेंगे कल की वीडियो में, या है कोई, या कल ही पूछना है? एक कल ही पूछना, कल पूछेंगे जी आपसे सवाल, और अपना रखे ख्याल, चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, और कोई कमेंट्स में अपने सवाल हैं आप लिखा करें, पढ़ते हैं। कोच साहब बड़े एक्टिव है, मैंने देखा है, 1 by 1 सबके जवाब दे रहे होते हैं। बिल्कुल, माय मास्टर क्रिकेट कोच को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन जरूर आप मुझे कोचिंग के क्वेश्चन भी भेजें कि आप आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी बैटिंग में, बॉलिंग में, या इवन फील्डिंग में, तो उसके आज मैंने आज कोई टिप देनी थी, लेकिन अब क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, ग्राउंड इसमें पानी जहाँ आप खड़े हैं वहां पे भी पानी खड़ा है, तो इसलिए मैंने आज बैटिंग के स्टांस के ऊपर बात करनी थी।
तो वो आज नहीं कर सका। तो अब वो कल मैं इंशाल्लाह अगर मौसम ने परमिट किया और अच्छी कंडीशन हुई तो कल आपको बैटिंग स्टांस के बारे में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल सही है जी, अपना रखें ख्याल। सी यू टुमारो, टेक Thank you केयर, very much. अल्लाह हाफिज।